स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। आज सुनिए उषा किरण खान की मैथिली में लिखी कहानी नींबू का स्वाद। इस कहानी का मैथिली से हिंदी में अनुवाद स्वयं उषा किरण खान ने किया। बिना कोई रचना किए इस धरती से विदा होने वाली स्त्री भी तो होती है। समझदार और मनस्वी लोगों का कहना है कि विधाता पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य को कुछ न कुछ करने के लिए ही भेजते हैं। लेकिन खुजली वाली दादी को इस धरती पर कौन सा काम संपन्न करने भेजा पता नहीं। मेरी समझ से कोई तो नहीं। खुजली वाली दादी ने किसी प्रकार का सृजन ना तो किया, ना वो उसकी माध्यम बनी। उनका नाम क्या था हमें पता नहीं। होगा जगतारिणी या मंदाकिनी, चिंता या मंतोरी भी हो सकता है। पर हम बच्चे उन्हें खुजली दादी कहा करते, कारण कि वो सदा अपने हाथ पैर देह खुजलाती रहती। वो एक बड़े आंगन की सबसे बड़ी बहू थीं। उनके विशाल आंगन के 3 बड़े बड़े भाग थे। बीच वाले आंगन में चौका चूल्हा था। चौका की खिड़की मेरे आंगन में खुलती थी। उसी खिड़की से हम उन्हें देखते। दादी सुबह सुबह सूप डगरा में चावल लेकर चुनती फटकती। आंगन में सुबह से ही हलचल शुरू हो जाती। स्कूल से लेकर कॉलेज तक पढ़ने जाने वाले लड़के थे उनके घर में। बहुत से लोगों का परिवार था उनका। खेत खलिहान से लेकर कोर्ट कचहरी जाने वाला प्राणी भी था घर में। गांव के नामी गिरामी परिवार की सबसे बड़ी बहू थी खुजली दादी। उस नामी गिरामी परिवार की जो अमीर भी था और अति व्यस्त भी, उसकी फालतू वस्तु थी दादी। दादी विधवा थीं। दादी निपुत्तर थीं। उनकी कोई संतान नहीं थी। देखने में काली और कुरूप कही जाने योग्य थीं। कौवा लोल जैसी नाक और पौवा भर ओंठ, नेवले की आंख और दिया जैसा कपाल। यही था जिसे कहकर दादी की सास उन्हें चिढ़ाती रहती। पर मजाल था कि कभी दादी ने अपनी सास को कोई जवाब दिया हो ना, कभी नहीं। गांव में अनेकानेक वृद्धा से लेकर युवती विधवाएं थीं। उन्हें कोई दुख है ये हमें कहाँ मालूम था। खुजली दादी को अक्सर देखती कि गरम गरम भात, झोल वाली सब्जी और तेल भीजे आम के अचार सबसे पहले लेकर खाने बैठ जाती। एक मुट्ठी भात बचा रहता, तभी मंझली देवरानी कहती, जरा रुकिए बहिंदाई, थोड़ा दही का पानी दूं। इधर उधर देखकर चुपके से मोटी मलाई वाली दही परोस देती पानी के नाम पर। खुजली दादी तृप्त होकर खाती। जिस दिन छोटी देवरानी की पारी होती, उस दिन ऐसा नहीं होता। दादी स्नान कर तुलसी चौरा के पास आकर पैर के नीचे खट दबा, दोनों हाथ सूर्य की ओर उठा, ओठ पटपटा कुछ बुदबुदाती और अपने गोल फूल के चमकते पानी भरे लोटे के साथ आकर बरामदे पर बैठ जाती। छोटी देवरानी थाली परोसती बुदबुदाती, बहे बैल और हक में कुकुर, जैसे सबसे बड़ी कमौआ यही हैं, इन्हें ही पहला ग्रास मिलना चाहिए। बोलती जरूर, पर थाली में सब कुछ परोस कर देती। भोजनांत में दही जरूर देती। सो किसी प्रकार का दुख कहाँ दिखता। गांव में बोली ठोली चलता रहता, पर जब तक रगड़ा झगड़ा ना हो, किसी के विषय में अधिक नहीं जान पाते हम बच्चे। खुजली दादी बच्चों की बेहद प्रिय थी, क्योंकि उनके पास कथा का सागर था। शाम होते ही दादी को घेर कर बच्चे बैठने लगते। दादी के पास कथारस होता। नायाब प्रस्तुतिकरण से हम मुग्ध रहते। जैसे बरह केसी रानी की कहानी कहने लगती तो कहती, बरह केसी रानी गोरी चिट्टी थीं, बिल्कुल गंगा की माँ सी। उसके केश बेहद लंबे थे, नवादा वाली जैसे। बच्चों को उनका तरीका पसंद था। वयस्क होने तक मैं भी उनकी चौपाल में बैठती। धीरे धीरे मैं उनकी पीड़ा समझने लगी। उन्हीं की नहीं, सारे गांव की स्त्रियों की पीड़ा समझने लगी। वयस्क होने पर ही पता चला, सवर्ण बड़े घरों की स्त्रियां कूटना, पीसना और खाना बनाना मात्र करती, जब तक पुरुष खेत जाते, कोर्ट कचहरी करते।
पति समागम की शारीरिक और आर्थिक विवशता संतानोपत्ति की विवशता समझने लगी थी। फिर भी खुजली दादी की विवशता का भान नहीं हुआ था। लोगों से सुना था कि खुजली दादी हरमुराही हैं, अर्थात वंचिता। माता पिता नहीं थे, भाई बहन नहीं थे, विवाहोपरांत जल्दी ही विधवा भी हो गईं। विधाता के इस विधान में निश्चित रूप से उनका कोई हाथ नहीं था। किसी कारण से खुजली की बीमारी हुई होगी, सो ठीक नहीं हुई। कब से ये बीमारी है ये मुझे ज़रूर याद है। दादी को खांसी हो गई थी, कहानी नहीं सुना पाती थी। उनकी कहानी सिर्फ बच्चे ही नहीं सुनते। मकई की डंठल की आग में कटहल के बीज की सब्जी पकाती मंझली काकी और फुलके उतारती छोटकी काकी भी सुनती। खांसती बेहाल होती दादी को देखकर मंझली ने कहा था, बहिंदाई ये क्या, काढ़ा आज ही ओटती हूँ, देखिए तो क्या हालत बना रखी है आपने अपनी। एक मुट्ठी धान लेकर परमेश्वर की दुकान से लौंग खरीद लाइए। भुना और कच्चा लौंग साथ दांत बीच दबाकर रखने से आराम होगा। छोटी काकी ने अपना ज्ञान दिया। पिछले बड़े आंगन में 50-60 मन धान का ढेर लगा था। खुजली वाली दादी ने लगभग आधा सेर उसमें से उठा लिया था। उसी वक्त छोटे देवर वहां पहुंच गए थे। देवर ने उन्हें लात से मार मार कर लगभग बेहोश कर दिया। भांति भांति की गालियों से अलग छलनी कर दिया। धान के ढेर के निकट मृत प्राय पड़ी रहीं देर तक। उनके आंगन की किसी स्त्री की औकात नहीं थी कि सामने से जाकर उन्हें होश में लाकर उठा लाए। कोई स्त्री किसी मामले में टिप्पणी दे ये भी संभव नहीं था। शाम ढले जब बच्चे कहानी सुनने आने लगे तब मंझली काकी ने कहा, आज दादी की तबीयत अधिक खराब है, कहानी नहीं सुना सकेंगी, जाओ तुम लोग, ठीक होंगी तब आना। चुपचाप दोनों देवरानी उनके पैरों में गरम तेल की मालिश कर देती। पर उस दिन स्वयं होश आने पर घिसट कर अपने बिस्तर तक आना पड़ा था। याद है मुझे, हफ्ते भर कथा कहानी बंद रहा, फिर वैसे ही शुरू हो गया। दादी की गोष्ठी के पात्र बदलते रहते। बच्चे थोड़े बड़े होते तो आवासीय विद्यालय में पढ़ने चले जाते। नए बच्चों की जमात जुटती रहती। ये एक कारण था कि लड़कों से अधिक लड़कियों की संख्या उनके श्रोताओं में थी। मैं भी अपनी बड़ी बहन के पास शहर पढ़ने चली गई थी। मेरे बहनोई शहर में नौकरी करने लग गए थे। बहन समझदार थी, उनके मन में स्वयं ना पढ़ पाने की कसक थी, तो मुझे ले गईं। दादी इन दिनों बहुत कमज़ोर हो गई थीं। दादी अब पहले जैसी मानिनी नहीं रहीं। लौंग इलायची मिश्री खरीदने के लिए धान नहीं चावल ही चढ़ा आती दुकान पर। देह में लगाने के लिए नारियल तेल और कपूर की गिट्टी खरीद लाती। देवर लोगों की डांट फटक और गालियों का तनिक भी बुरा नहीं मानती। दूसरे घर के लोग उनकी दुर्वस्था पर सहानुभूति दिखाते तो ये कहती, जाने दो, जिसे जो मिलना है प्राप्त होगा ही, जिसे भुगतना है वो भुगतेगा ही। दादी इन दिनों कहानी में ही बहुत बातें कह जाती, सो हम समझ रहे थे। अब हो सकता है पहले भी कहती रही हूं, मैं ही नादान थी। इधर देखती कि गुड़ फांकनी मौसी और गौरैया की कहानी कहती, वे सिर्फ दीवार की ओर ताकती और आत्मलाप सी करती। गुड़ फांकनी मौसी ने मन ही मन विचार किया कि बूढ़ी हुई अब कितने दिन जिएगी। क्या इस जाड़े की मुलायम धूप में अपनी केथरी ओढ़ झोपड़ी की ओलती में सोने का आनंद ले सकेगी? तो क्यों ना इस नन्ही गौरैया को इस चंडाल किसान से मुक्त कराने की चेष्टा करूं। धर्म भी होगा। मैं समझने लगी थी कि गुड़ फंकनी के माध्यम से दादी अपनी व्यथा कह रही हैं, अपना मनोभाव व्यक्त कर रही हैं। गांव घर के लोग स्वयं जो करें, दूसरे की गलतियां खूब निकालते हैं। सो वे लोग दादी के देवरों की जमकर शिकायत बतियाते। ये सब उनके परोक्ष में होता। वे लोग तो ना सुनते, परंतु हमारे सरीखे बच्चों के मन को शुद्ध जरूर करता। ओढ़ना बिछौना नहीं देते, साबुन तेल की उन्हें क्या जरूरत है, ऐसा सोचते। देवर लोग उनकी जरूरतों के विषय में बिल्कुल नहीं सोचते। यदि वो नहीं सोचते तो ना सोचें,
पर उस विशाल संपत्ति के चतुरात की मालकिन को ये हक नहीं कि वो स्वयं खरीदारी कर सकें। ये मेरा किशोर मन सोचने लगा था। मैं अपनी दादी, काकी और माँ से जब पूछती तो ये कहकर चुप कर देती, तुम्हें क्या पड़ी है ये सब सोचने की? उनकी तकदीर ही खराब है। बहुत बाद में मुझे ज्ञान हुआ कि उनका टूर बे माँ बाप की होना, उनका विधवा होना और उनका संतानहीन होना तकदीर की खराबी ही तो थी। उस गांव में तथा किसी भी सुवर्ण गांव में विधि की सताई स्त्रियों के साथ ऐसा ही तो व्यवहार होता। अब मैं कारण समझ सकती हूँ। गांव की स्त्रियों को उनसे कोई भय नहीं था। पुरुष उनकी ओर देखते ही नहीं थे। देवरानी सब प्रसन्न की शाम को जब वो लोग लकड़ी के धुएं में रसोई में व्यस्त रहती, तब बच्चों को कहानी में दादी उलझाए रहती। एक और बात गौरतलब है कि उस पुरुष प्रधान घर में स्त्रियों का एक अघोषित सा संगठन था। आपस में खटपट होती पर मामूली। स्त्रियां एक दूसरे के लिए एकजुट थीं। दादी का बगीचा समृद्ध था। केला, पपीता, नींबू और आंवले के पेड़ थे। नींबू खूब फलता। चोरी होने के भय से नींबू कांटों की बाढ़ से घिरे थे। भोजन के वक्त जितने पुरुष थे उतना ही फांक के हिसाब से तोड़कर रसोई में पहुंचाए जाते। दोनों किनारे वाले तीनों पुरुषों को और बीच वाले भाग लड़कों को दिए जाते। शंखद्राव नींबू की सुगंध स्त्रियों के मुंह में पानी लाने को काफी होता। जमीरी नींबू का चटकार पागल बना देता। स्त्रियां नींबू चुराने को फेरा लगाती रहती। एक दिन मंजली ने हाथ में कपड़ा लपेटकर कांटों के बीच नींबू तोड़ने का उपक्रम किया ही था कि एक लाठी कहीं से उड़ती हुई आई और कलाई चोटिल करती गिर गई। बिना कुछ तोड़े हाथ थामे दूसरे हाथ से गाली देती आंगन लौटी। उनकी कलाइयों को गर्म पानी में सेंकती, मालिश करती दादी गाली देती, जवानी नहीं रहेगी सब दिन। कहो तो नींबू इतना अनूप है कि हाथ तोड़ दिया। अब भात का उतना बड़ा हंडा कौन उतारेगा, रहे भूखे। आक्रोश में दादी कह रही थी। एक तरह से मंजली छोटकी को ढांढस दे रही थी, पर वो जानती थी कि इसी रूप में काम करती रहेंगी ये। छोटकी को 8वां महीना लगा था। इनसे रसोई के पाक का काम कभी नहीं होता। दादी के अनुशासन प्रिय एक बग्गे घर का भी बंटवारा हुआ, परंतु उससे दादी को कोई नफा नुकसान नहीं हुआ। पहले की तरह वो शाम ढलते ही बरामदे की बड़ी सी चौकी पर बैठ जाती और नए बढ़ते बच्चों को कहानी सुनाती। उसी प्रकार 1 माह मंजली और 1 माह छोटकी के बरामदे पर गोल पैंदी वाला फूल का लोटा लेकर बैठ जाती और गरम गरम दाल, भात, तरकारी, 1 छौ दही खाती। उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन परिलक्षित नहीं हुआ। गांव में जैसे कोसी कमला बलान की बाढ़ हर साल आने का रूटीन था, वैसे ही नई नई खेप कथा रसिक बालकों के हुजूम का भी सिलसिला था। अभी भी गांव में कोई स्कूल नहीं दिखता। एक अदृश्य स्कूल जरूर था। किन्हीं का दालान स्कूल नाम से अमिहित था और एक सज्जन मासाब नाम से पुकारे भी जाते थे। बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। इसमें गांव में पूरा समाजवाद था, माने सामाजिक न्याय। ब्राह्मण से लेकर मल्लाह तक, तलवार से लेकर मुसहर तक, सभी निरक्षर। जिनके संबंधी गांव से बाहर नौकरी पा गए थे वो पढ़ते। जिनके पास मास्टर दालान पर रखकर पढ़ाने की औकात थी वो खानगी पढ़ाई करते। ये 1990 तक का अपना अनुभव साझा कर रही हूँ। सालों पहले खुजली वाली दादी अपने जीवन का 76 शरत देख पूस माह में मर गईं। गांव की स्त्रियों ने सर के आंचल को दांत ओंठ तक खींच दबी जुबान से कहा, कितनी खोटी तकदीर थी। मरी भी तो पूस माह में, सुगति भी नहीं होगी, आत्मा भटकती रहेगी। गति यदि सवाई श्राद्ध होने से होता हो, गति यदि सांड दाग कर छोड़ने से होता हो, तो अवश्य हुआ होगा, क्योंकि उनका श्राद्ध दोनों देवरों ने अलग अलग तामझाम के साथ किया। जिन्हें लौंग के नाम पर लात लगता था, उनके नाम का भोज खा तृप्त होते ब्राह्मणगण लौंग खोसा हुआ बंगाली बीड़ा पान गाल के नीचे दबाते प्रस्थान कर रहे थे। सब कुछ बेमिसाल। मैं खुजली दादी की कथा कहने को क्यों व्याकुल थी,
सो तो भूल ही जा रही थी। श्राद्ध के महापात्र सपत्नीक घर बनाकर रखे गए थे। जाते समय टायर गाड़ी पर सारा अजबान लादा गया था। घर का छप्पर खंबा वहीं किसी को कीमत वसूल कर दे गए। पंडितगण, आप संतुष्ट होकर जा रहे हैं ना? छोटे देवर ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से पूछा। मुंह डोला। पंडिताइन प्रसन्न है ना? पुनः पूछा छोटे देवर ने। पंडिताइन को एक वस्तु की लालसा है, महापात्र ने कहा। किस वस्तु का, कृपया कहा जाए? आपके बगान के शंखद्राव नींबू की मैं अक्सर इनके पास प्रशंसा किया करता था। इस समारोह के हलचल में ये चख नहीं सकी, यही लालसा है। यदि गाछ में हो तो एक आध देते। छोटे देवर खुलकर हंसे, फिर नींबू तोड़कर उन्हें दिया और पुनः पूछा। प्रस्थान से पहले कहीं प्रसन्न हुए? हमारी माता समान भौजी की आत्मा संतुष्ट हुई ना? हाँ, उसमें क्या कोई संदेह बाकी है? आपने जय जय कर दिया। आभार से दोहरा होता महापात्र दांत निपोर कर बोला। अपना पात्र दुपट्टा संभालती टायर गाड़ी पर बैठकर चला गया। एक दिन की बात मुझे याद है। दोनों भाइयों की जूठी थाली उठाकर मंजली धोने जा रही थी कि दादी ने नींबू का छिलका उठा लिया। अपनी फूल वाली गोल पेंदे का लोटे से पानी लेकर छिलकों को धोकर हाथ में दबाया। छोटकी ने भात परोस कर थाली सामने रखी। दादी ने नींबू के छिलके का टुकड़ा गरम भात में दबा दिया और दूसरा गरम दाल में हिला दिया। थोड़ी देर बैठी रही। मैं अचंभित हो खिड़की से सब कुछ देखती रही। छोटकी पंखा लेकर पास बैठी, उन्हें और स्वयं को झलने लगी। सीताराम सीताराम बहिन दाई, ये आपने अच्छा नहीं किया। कहाँ से नींबू तोड़ लाई? हाथी जैसा मतवाला आपका देवर देख लेगा तो पिट जाएंगी। जीभ के कारण हाड़ टूटेगी। छोटी ने नींबू के छिलकों को देखकर कहा। तब तक मंजली थाली धो मांज कर आ चुकी थी। उन्होंने कहा, कहाँ हो तुम? दोनों भाइयों की जूठी थाली से बहिनदाइन ने नींबू का छिलका उठा लिया था। उसी को धोकर संजोए थी। पता नहीं कैसे इनका मन मानता है। सीताराम सीताराम, हे भगवान। भावुक छोटकी की आंखें भर आईं। दादी के लिए मानो कुछ हुआ ही नहीं। ये जी आप लोग कुछ ना बोलें। मेरे देवर लोग मेरे बच्चे हैं। उनका जूठा खा ही लिया तो क्या हुआ? हाथ तो उन लोगों का बचपन से ही छूटा हुआ है। जाने दीजिए। आ करके मेरे मुंह का स्वाद ना बिगाड़िए। दादी सचमुच परितृप्त भाव से भात दाल खा रही थी। उनके श्राद्ध में नींबू का दान कर छोटे देवर ने महादान कर दिया। पूस माह में झीण शीण सुजनी के नीचे देह नोचती नोचती चली गई दादी। उनके नाम पर मंझले देवर ने रेशमी रजाई, लाल इमली का कंबल दान दे इलाके में नाम कमाया। विधवा निपुत्र भौजाई के लिए कौन करता है इतना? पूरा इलाका गुणगा रहा है। गांव अब भी वैसा ही है। गांव है। गांव में है तकदीर की मारी स्त्रियां। ये ना समझें कि गांव-गांव रेडियो, ट्रांजिस्टर और बैटरी वाला टेलीविजन चला गया है तो दादी का अस्तित्व समाप्त हो गया है। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।